जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एनटीपीसी ग्रुप डी जूनियर असिस्टेंट जितने भी दोस्तों आगामी एग्जाम है उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो दोस्तों इसमें पहला पॉइंट आपके सामने है कि मराठा साम्राज्य में अमात्य को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों मराठा साम्राज्य में अमात्य को क्या कहा जाता था ये आपको बताना है। तो दोस्तों अमात्य को कहा जाता था राजस्व मंत्री, जो आय और व्यय का लेखा जोखा रखता है दोस्तों उसे हम अमात्य कहते थे। और दोस्तों सुमंत सुमंत मराठा साम्राज्य में किसे कहा जाता था। तो दोस्तों सुमंत विदेश मंत्री को कहा जाता था मराठा साम्राज्य में। वहीं बात करें दोस्तों अगर हम पेशवा की, तो पेशवा किसको कहा जाता था। तो दोस्तों पेशवा कहा जाता था आपके राज्य का प्रशासन और जो अर्थव्यवस्था की देखरेख करता है उसे दोस्तों पेशवा कहा जाता था। तो दोस्तों ये तीनों ही पॉइंट आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट। मराठा साम्राज्य में अमात्य दोस्तों राजस्व मंत्री को कहा जाता था, सुमंत विदेश मंत्री को, और पेशवा जो है आपके राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था की जो देखरेख करता है उसे हम पेशवा बोलते थे। आइए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं हम, तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था। तो दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण आपके चंदेल वंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में कराया गया था। किसने करवाया था। तो चंदेल वंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में। और दोस्तों अगर हम वही बात करें कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों चंदेल वंश का जो संस्थापक था वह था आपका नन्नुक। 1831 ईस्वी में दोस्तों इसने अपने वंश की स्थापना करी थी दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 में, जो दोस्तों अशोक के शिलालेखों में कौन सी लिपियों का प्रयोग हुआ था। तो दोस्तों अशोक के शिलालेखों में आपको बताना है कि किस लिपियों का प्रयोग हुआ था। तो दोस्तों वह है आपके ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। इन चारों लिपियों का दोस्तों अशोक ने अपने शिलालेखों में किया था। इन्हीं शैलियों में दोस्तों इन शिलालेखों लिखा गया था। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया था। तो दोस्तों अगर अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं तो वह 3 भागों में बांटे गए थे। पहला है आपके शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख और तीसरा है आपके गुहालेख। तो दोस्तों वहीं अगर हम बात करें हम शिलालेखों की संख्या कितनी थी, तो दोस्तों शिलालेखों की संख्या आपकी 14 थी। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि धम्म की व्याख्या किस शिलालेख में करी गई थी, तो दोस्तों धम्म की व्याख्या आपके 11वें शिलालेख में करी गई थी। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था की जो बात कही गई थी, जो उल्लेख किया गया था, वो किस शिलालेख में किया गया था। तो दोस्तों वह किया गया था आपके दूसरे शिलालेख में दोस्तों व्यवस्था की गई थी। और दोस्तों अगर देखते हैं कि स्तंभ लेख में उनकी संख्या कितनी है, तो दोस्तों स्तंभ लेखों की संख्या आपकी 7 है। कौन सी दोस्तों 7 है। और दोस्तों इसमें जो सबसे लंबा जो स्तंभ लेख है वह आपका 7वां है, और सबसे छोटा जो है वह आपका रोमनदेही है। ये दोस्तों सबसे छोटा अभिलेख है। और दोस्तों इसमें एक मेन पॉइंट और आता है कि रानी का अभिलेख किससे कहा जाता है। तो दोस्तों रानी का अभिलेख जो है आपके कौशाम्बी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों। कौशाम्बी को कहा जाता है दोस्तों। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनने को आ सकता है। तो दोस्तों अशोक के शिलालेखों से ये इतने सारे पॉइंट आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद होने चाहिए। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि भरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों भरहूत स्तूप का जो निर्माण है दोस्तों वह आपके पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों। पुष्यमित्र शुंग द्वारा। आगे दोस्तों अगर हम बात करें कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। तो दोस्तों पहली बार जो स्वराज शब्द है उसका प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ था। दोस्तों ये हुआ था 22वां अधिवेशन 1906 में। किस में दोस्तों। 22वां अधिवेशन 1906 में हुआ था दोस्तों। ठीक है। और इसके दोस्तों अध्यक्ष थे वह थे आपके दादा भाई नौरोजी, इसके अध्यक्ष थे। वहीं अगर बात करें हम कि दोस्तों 1906 में और ऐसी कौन सी घटना हुई थी, तो दोस्तों 1906 में दोस्तों आपके मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपके लिए बनने को मिल सकता है। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है दोस्तों आगा खां और सलीम उल्लाह खां द्वारा की गई थी। दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन भी मिलने को आ सकता है। तो दोस्तों 1906 से दोनों ही पॉइंट आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। तो दोस्तों वह हुआ था आपका 22वां अधिवेशन में हुआ था, और इसके अध्यक्ष दोस्तों दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे दोस्तों। दादा भाई नौरोजी। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि ये जो 1906 का
जो अधिवेशन था दोस्तों वो कहाँ हुआ था? तो दोस्तों वह अधिवेशन आपका कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कलकत्ता में। तो दोस्तों यहाँ से ये पॉइंट भी दोस्तों पूछा जा सकता है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन हुआ था? तो दोस्तों वह हुआ था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। और इसके अध्यक्ष आपके दादा भाई नौरोजी थे। और 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग की भी स्थापना करी गई थी, और जो की गई थी आगा खां और सलीमुल्लाह खां द्वारा। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों वही बात करें कि बांग्लादेश में यमुना के नाम से कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों वह बहती है आपकी ब्रह्मपुत्र। और गंगा नदी जो है आपके पद्मा के नाम से बहती है आपके बांग्लादेश में। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 7 की अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों वह योजना है आपकी श्रेष्ठ योजना। कौन सी दोस्तों? श्रेष्ठ योजना। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि टुसु पर्व किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है? तो दोस्तों टुसु पर्व जो है आपका झारखंड राज्य का फसल उत्सव है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि अम्बुबाची उत्सव, पटकाई उत्सव, भोगाली बिहू, ये सभी कहाँ होते हैं दोस्तों? ये आपके आसाम में मनाए जाते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि बैसाखी, तो दोस्तों यह भी आपका फसल उत्सव बैसाखी जो कि हरियाणा और पंजाब राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से ये तीनों ही पॉइंट आपके लिए उत्सव से बेहद ही इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों आपको इन्हें याद रखना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, कौन सी नदी, क्वेश्चन नंबर 9 में, कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है? तो दोस्तों पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी जो है आपकी पेरियार नदी है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो दोस्तों यहाँ से ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जा चुका है, और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो दोस्तों नर्मदा, ताप्ती और महानदी, यह दोस्तों आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। तो दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 में कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों दूसरा जो सबसे अधिक जनसंख्या जिस राज्य में, दोस्तों आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में जनसंख्या दूसरे नंबर पर है दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि पहले नंबर पर कौन है, तो दोस्तों पहले नंबर पर है आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ से ये अभी आपको बताना चाहिए। तीसरा दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों तीसरा है आपका बिहार। बिहार राज्य दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर आता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि चौथे राज्य की, तो दोस्तों चौथा राज्य आपका पश्चिम बंगाल है, यानी वेस्ट बंगाल है आपका चौथा राज्य। और दोस्तों अगर हम बात करें कि सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में थी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो दोस्तों वह थी आपकी सिक्किम राज्य में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों सपोर्ट करिए। धन्यवाद दोस्तों।